व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मेरा दिल और रूह बेंगलुरु के साथ IPL जीतने के बाद कोहली ने व्यक्त की भावनाएं। समांथा रुद्र प्रभु ने दुबई में गोल्डन साड़ी में बिखेरा जलवा। लंदन भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में मीडिया से की बातचीत। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। मेरा दिल और रूह बेंगलुरु के साथ IPL जीतने के बाद कोहली ने व्यक्त की भावनाएं। RCB ने IPL 2025 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। 18 साल के बाद पहली बार RCB ने पहली बार इसकी ट्रॉफी को अपने नाम किया है। इस मैच में RCB के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 190 रन का स्कोर खड़ा किया है। गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस स्कोर का बचाव कर लिया है। 18 साल के सूखे को खत्म करने के बाद विराट कोहली को भावुक देखा गया। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू देखे गए। वहीं इसके बाद उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। कोहली ने अपने शब्दों में कहा है कि आज रात वह एक बच्चे की तरह सोएंगे। PBKS ने प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की सलामी जोड़ी के साथ 5 ओवर में 43 रन जोड़कर ठोस शुरुआत की है। हालांकि RCB ने महत्वपूर्ण मौकों पर झटके देना जारी रखा। इसके साथ ही विराट कोहली ने IPL में इतिहास भी रचा है। अब वो IPL में सबसे ज्यादा चौके बनाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। बढ़ते अगली खबर क्या। समांथा रुद्र प्रभु ने दुबई में गोल्डन साड़ी में बिखेरा जलवा। साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री समांथा रुद्र प्रभु ने एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्रेस से फैंस का दिल जीत लिया है। हाल ही में दुबई में हुए एक ज्वेलरी ब्रांड के लॉन्च इवेंट में शिरकत करते हुए समांथा ने अपनी खूबसूरती और एलिगेंस का ऐसा जलवा बिखेरा है कि तस्वीरें देखते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। इस खास मौके के लिए समांथा ने हल्के गोल्डन रंग की शिमरी साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद रॉयल और आकर्षक लग रही थी। उनके साड़ी में की गई बारीक कढ़ाई उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रही थी। इसके साथ ही उन्होंने लेस डिजाइन वाला गोल्डन ब्लाउज पहना, जो उनके इस रॉयल लुक को परफेक्ट फिनिश दे रहा था। तस्वीरों में दुबई के एक होटल की बालकनी में खड़ी नजर आ रही है। फिलहाल समांथा न सिर्फ फिल्मों बल्कि अपने फैशन स्टेटमेंट और पर्सनैलिटी के कारण भी सुर्खियों में बनी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में मीडिया से की बातचीत। भारत प्रशांत मंत्री कैथरीन वेस्ट ने सोमवार को लंदन में विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में एक बैठक में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को बताया कि ब्रिटेन आतंकवाद से लड़ने के भारत के प्रयासों में उसके साथ है। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को रेखांकित किया, जिस पर जोर दिया गया है कि इसे पूरी मानवता के हित में मिटाया जाना चाहिए। सुश्री वेस्ट ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमलों की ब्रिटेन की निंदा को दोहराया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए भारत के योगदान की सराहना की। बैठक के बाद भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद से अकेले लड़ने के भारत के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि आतंकवाद सभी देशों के लिए खतरा बना हुआ है और इसीलिए दुनिया को मानवता के हित में इस संकट को मिटाने की जरूरत है।
बढ़ती अगली खबर की ओर। लगातार बारिश के बाद तगाफ में बाढ़ की स्थिति गंभीर। पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि लगातार बारिश कई राज्यों में तबाही मचा रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की कुल संख्या अब 36 हो गई, जबकि पूरे क्षेत्र में 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 जिलों में 5.35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। ब्रह्मपुत्र, बराक और सुबनसिरी समेत 15 नदियां कई स्थानों पर खतरे के स्तर से ऊपर बह रही। वहीं लखीमपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ की स्थिति को खराब करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रंगा नदी बांध से पानी छोड़े जाने को जिम्मेदार ठहराया। बढ़ते अगली खबर की ओर। वन नेशन वन हस्बैंड पर सियासी बवाल।
पंजाब सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी पर किया कटाक्ष। बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने मांग की है कि सीएम मान को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने भगवंत मान के बयानों को गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक करार दिया है। पार्टी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अभियान था, उस पर पंजाब के सीएम की ये टिप्पणी न केवल अनुचित थी बल्कि यह राष्ट्रीय हितों के खिलाफ भी। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार की विफलता और असंवेदनशीलता का प्रतीक बताया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाजपा घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी। उन्होंने कहा कि क्या आप मोदी के नाम का सिंदूर लगाएंगे? क्या यह एक राष्ट्र एक प्रतियोजना है? इसको लेकर पंजाब के बीजेपी प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने कहा है कि भगवंत मान का यह बयान निंदनीय है। उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देना चाहिए। यार संदूरां दे नां ते वोटां मंगदे नहीं, संदूर दा जिहड़ा मजाक उड्डिया ਉਹ नहीं देखिया तुसीं भी मतलब ਅਸੀਂ संदूर भी भेजांगे हर घर च, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ कह देंगे भी हाल है मोदी के नाम का संदूर ला, कह देंगे भी हाल है मोदी के नाम का संदूर ला। एक वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है, वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है। बढ़ते अगली खबर क्या। पटियाला में एनटीएफ कार्यालय का डीजीपी गौरव यादव ने किया उद्घाटन। नशे के खिलाफ अभियान की दी पूरी जानकारी। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान की और अधिक मजबूती देने के उद्देश्य से आज डीजीपी गौरव यादव ने पटियाला में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस नए कार्यालय में 2 मंजिला इमारत में 6800 वर्ग फीट का फर्श क्षेत्र शामिल है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा और इसका निर्माण 1 करोड़ की लागत से किया गया। अत्याधुनिक फोरेंसिक उपकरणों, डेटा विश्लेषण प्रणालियों, फोरेंसिक डेटा क्षमता और क्रिप्टो करेंसी जांच उपकरणों से लैस यह अत्याधुनिक समग्र इकाई ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए समर्पित है। इस मौके पर पंजाब डीजीपी मीडिया से बातचीत कर नशे के खिलाफ राज्य सरकार और पुलिस की रणनीति को लेकर जानकारी साझा की। शुरू करा जी। अच्छा, अज पंजाब सरकार का जिहड़ा युद्ध नशा विरुद्ध अभियान चल रहा है, उस दे अंतर्गत जिहड़ी साडी मेन नोडल एजेंसी न्यूक्लियस ऑफ दिस ड्राइव इज़ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जिस दे मुखी सरदार कुलदीप सिंह मेरे दोस्त इत्थे बैठे हैगे। सो ANTF इस ड्राइव नूं कोआर्डिनेट ते मॉनीटर कर रही है, जिहड़ी साडे जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिहड़ी एनफोर्समेंट एक्टिविटी हो रही है, ते नाल दी नाल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ANTF ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ANTF ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚੈਟਬੋਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ANTF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6800 ਸਕੁਆਇਰ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ AIG ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੇਸ, ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ, SP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ANTF ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ।
31 ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 8344 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14734 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 586 kg ਹੀਰੋਇਨ, 247 kg ਅਫੀਮ, 13551 kg ਪੌਪੀ ਹਸਕ, 9 kg ਚਰਸ, 253 kg ਗਾਂਜਾ, 2.58 kg ਆਈਸ, 1.6 kg ਕੋਕੇਨ, 25,70,000 ਕੈਪਸੂਲ ਪਿਲਸ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2150 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9216 ਟਿਪਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1687 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 1946 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। 144 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਫॉर ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 74.27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1205 ਕੇਸਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1085 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 90% ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਲਥ बढ़ते अगली खबर की ओर। IPL 2025 खत्म हुआ, 18 साल का इंतजार, चैंपियंस बनी RCB, फुट कर रोए विराट कोहली। RCB बेंगलुरु ने IPL 2025 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार RCB ने IPL की ट्रॉफी अपने नाम पे किया। इस मैच में RCB ने गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के सामने 190 रन का स्कोर खड़ा किया है। IPL 2025 के खिताबी मुकाबले में जीत के बाद बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली को भावुक हो गए। विराट कोहली RCB के साथ IPL की शुरुआत में ही बने हुए हैं। वर्तमान में वे इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी है। ऐसे में जब RCB ने मौजूदा सीजन के खिताब को अपने नाम किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। RCB की जीत के हीरो उसके गेंदबाज रहे। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर RCB को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया था। You can breathe a sigh of relief, and there's disbelief. 18 years it's taken. 18 years with the same franchise. And the time has come. बढ़ते अगली खबर की ओर। मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नबील फहमी का बयान। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का चौथा दल दिल्ली पर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने UAE, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सियरा लियोन का दौरा किया। वहीं मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नबील फहमी ने कहा है कि मेरे भारत के साथ बहुत पुराने संबंध रहे हैं। लंबे समय तक विदेश सेवा में रहने के कारण और पीढ़ियों से चले आ रहे राजनीतिक संबंधों के कारण मैंने भारत को अपने क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकसित होते देखा है और निश्चित रूप से मध्य पूर्व में हमने जो कुछ किया है उस पर मुझे गर्व है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय आधिकारिक संबंधों के अलावा जिसका नेतृत्व स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी कर रहे हैं, उन स्थितियों को ठोस कार्रवाई में बदलना महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के कृत्यों से पहले और बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। वहीं कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने क्या कहा, देखिए वीडियो। You find a friend and partner in this area here. Now, at the same time, we always want to see how we can put an end to things. So we will not compromise with terrorists. But at the same time, one needs to look at the issues in a clearer context to make sure that they're dealt with not only with the actors, but also with the root causes behind that. I've had long-standing relations with India, having been in foreign service for so long,
and with the political relations that have gone on for generations. I've seen India grow economically, politically, in its own region, and I, of course, am proud of what we have done in the Middle East in spite of the difficulties. I was very happy to see a high-level delegation, multi-party delegation, come to Egypt because it reflects the full voice of India. And it gives us an opportunity here to listen to different Indians talking about their country, their vision for the world. And it gives an opportunity for us also to speak to them directly rather than simply through indirect media outlets. I don't mean to be critical of the media, but I commend the embassy for its effort, and I will frankly push our side also to do a similar approach, to send delegations of different political backings here so that we can speak to Indians about what's happening in our region, be that the Arab world or the Middle East and Africa, because Egypt has the unique situation of actually being both in Asia, Sinai is part of West Asia, and in Africa, where the rest of Egypt is, and politically we're part of the Middle East and part of the Arab world. But besides the high-level official relations, which is clearly led by Prime Minister Modi and President Sisi, it's important to translate those positions into concrete actions. The economic cooperation has increased tremendously. Cooperation in science has increased. Cooperation in industry has increased. Cultural cooperation needs to be revived more and more, as do people-to-people cooperation. But as I said in my comments, over and above what we need to do for each of our mutual interests, we need to speak out with India's stature, with Egypt's stature about the world order, because the world is in a complete disarray. On this of terrorism, what India going through nowadays, how you see this, and do you see that it's high time that globally unity is important on this of terrorism? Look, you're speaking to the choir. We have been proponents of counterterrorism, of anti-terrorism from the 80s. We actually were among the pioneer states at the UN trying to define terrorism and to ensure that there's international cooperation on terrorism before the acts and after the acts, to ensure there's no safe haven, no financing, and so on. But at the time, there was no interest. Nobody in Egypt hesitates at all in condemning terrorism. You saw President Sisi immediately sent a message to Prime Minister Modi, and the Foreign Minister Abdul Ati did the same to his counterpart in India. That you find a friend and partner in this area here. Now, at the same time, we always want to see how we can put an end to things. So we will not compromise with terrorists, but at the same time, one needs to look at the issues in a clearer context to make sure that they're dealt with not only with the actors, but also with the root causes behind that. The high-level official relations, which is clearly led by Prime Minister Modi and President Sisi, it's important to translate those positions into concrete actions. The economic cooperation has increased tremendously. Cooperation in science has increased. Cooperation in industry has increased. Cultural cooperation needs to be revived more and more, as do people-to-people cooperation. But as I said in my comments, over and above what we need to do for each of our mutual interests, we need to speak out with India's stature, with Egypt's stature about the world order, because the world is in a complete disarray. On this of terrorism, what India going through nowadays, how you see this, and do you see that it's high time that globally unity is important on this of terrorism? Look, you're speaking to the choir. We have been proponents of counterterrorism, of anti-terrorism from the 80s. We actually were among the pioneer states at the UN trying to define
terrorism and to ensure that there's international cooperation on terrorism before the acts and after the acts, to ensure there's no safe haven, no financing, and so on. But at the time, there was no interest. Nobody in Egypt hesitates at all in condemning terrorism. You saw President Sisi immediately sent a message to Prime Minister Modi, and the Foreign Minister Abdul Ati did the same to his counterpart in India. That you find a friend and partner in this area here. Now, at the same time, we always want to see how we can put an end to things. So we will not compromise with terrorists, but at the same time, one needs to look at the issues in a clearer context to make sure that they're dealt with not only with the actors, but also with the root causes behind that. अपने मित्र राष्ट्रों को जनमत संगठित करने को आतंकवाद के खिलाफ, और विशेष तौर पे जब एक स्टेट, एक राज्य, उसकी एजेंसीज आतंकवाद को शरण देती हैं, साधन देती हैं, हथियार देती हैं, संरक्षण देती हैं और एक पड़ोसी देश पर निरंतर हमले कराती हैं। हमें बहुत इस बात से प्रोत्साहन मिला है कि भारत की बात को समझा है मित्र राष्ट्रों ने, दक्षिण अफ्रीका ने, इजिप्ट ने, कतर ने, इथियोपिया ने, कि भारत पर हुआ जो हमला है वो पहला तो नहीं है, कई हमलों की कड़ी है पिछले कुछ दशकों की, उसकी भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है, कंडेम किया गया है। और ये भी बात हमने रखी है कि अब किस तरह से आतंकवादी संगठनों को निरस्त किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। और जो एक हमारा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में लंबित है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म, उस पर भी चर्चा हुई और उस पर भी समर्थन किया, हमको बहुत आश्वासन मिला। ऐसी डेलीगेशन का, ऐसी बातचीत का आपका एक तरह से लंबा अनुभव सरकारों के लिए आपके पास, आपको लगता है कि ये प्रभावी होगा आने वाले समय में? जाहिर है ये ज़रूरी था, क्योंकि एक तरह का पाकिस्तान हमेशा नकारता है, डिनाइल में रहता है, दुष्प्रचार करता है कि क्या सबूत है भारत के पास। भारत के पास सबूत क्या? सबूत तो उन्होंने दिया है। जब मजबूरन हमारी डिफेंस फोर्सेस को कार्रवाई करनी पड़ी, 9 ठिकाने वो आतंकवादी संगठनों के थे। किसी उनके सेना के ठिकाने को, मुख्यालय को कोई निशाना नहीं बनाया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं, कोई वहाँ के सिविलियन टारगेट्स नहीं थे भारत के पास, और भारत नहीं बढ़ावा देना चाहता था। पाकिस्तान ने जो उसके बाद कार्रवाई करी, हमला किया, जिससे हमारे सैन्य संगठनों पे, हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उस पे किया, और जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में हमारे जान माल की हानि हुई है, सिविलियंस मारे गए हैं जो बिल्कुल निर्दोष थे। तो जवाबी कार्रवाई जो भारत की सेनाओं की हुई वो प्रभावी थी, पर वो भी बिल्कुल टारगेटेड थी, सही अनुपात में थी, सही दिशा में थी। उसके बाद ये युद्धबंदी हुई है, सीज़फायर हुआ है, पर पाकिस्तान हमेशा उसके बाद दोबारा उसी रास्ते पर जाता है। हमने पहले भी बड़ी कोशिश की, 3 प्रधानमंत्रियों ने उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात की। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे लाहौर, नवाज शरीफ जी से बात करके आए, एक संदेश लेके। उसके तुरंत बाद कारगिल हो गया, उसके बाद भारत के संसद पे हमला हो गया, आगरा की बैठक हुई, उसके बाद फिर वही बात हुई मुशर्रफ जी के समय। मुंबई पे हमला हुआ 2008 26 नवंबर को, जिसमें भारत के और विश्व के नागरिक मारे गए। पूरी दुनिया में आक्रोश हुआ, भारत को पूरे विश्व का समर्थन मिला। उसके बाद सारे सबूत सामने थे, अमेरिका में भी ट्रायल हुई, मुकदमे चले,
एक अब तरबुर राना को अब यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट करके भेजा। पाकिस्तान में उन्होंने मुकदमे चलाने शुरू किए और अब ख़त्म कर दिए बिना कोई कार्य उसको पूरा किए हुए। उसी से पता लगता है कि उनकी मंशा क्या है। और इतना ही नहीं, उसके बाद शर्म अल शेख में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो लंबे समय तक रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बात करी परवेज़ मुशर्रफ जी से। उससे पहले मुंबई के हमले से पहले क्यूबा में जो नॉन अलाइंड समिट थी वहाँ पे दोनों की भेंट हुई। मैं स्वयं उसमें मौजूद था उस बैठक में। तो जो भी आश्वासन दिए गए वो तोड़े गए हैं। विश्वास करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की तरफ से भी वैसी कोशिश हो रही है, ग्लोबल आउटरीच। वो क्या बताएंगे? वो तो पहले अपनी सफाई दें। हमारी उनको यही सलाह, उनके अपने लोगों की माली हालत पर और जो प्रगति है उस पर ध्यान दें। IMF से पैसा लेने जाते हैं और पैसे को फिर दुरुपयोग होता है वहाँ पे हथियार खरीदने में, फौज के द्वारा वो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, वो साधन उधर लगा दिए जाते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन के लिए 77 और पर्यवेक्षक तैनात 4 जून को राहुल गांधी की मीटिंग में भी होंगे शामिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 77 वरिष्ठ नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ नियुक्त करने का निर्णय लिया है। पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी BK हरिप्रसाद की मुहर के बाद प्रदेशाध्यक्ष चौ उदय भान ने HPCC पर्यवेक्षकों व सहायक पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी की है। इनमें तीनों कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज, रामकिशन गुज्जर व सुरेश गुप्ता के अलावा कई पूर्व विधायक व विधानसभा चुनाव लड़े चुके उम्मीदवार शामिल हैं। राहुल गांधी के चंडीगढ़ आने का कार्यक्रम जारी हो चुका है। वे नई दिल्ली से सीधे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में करीब पौने घंटे की मीटिंग वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी। इसके बाद वे केंद्रीय व प्रदेश पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद वे दोपहर में ही चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई में मस्जिदों की सुरक्षा और लाउडस्पीकर को लेकर विवाद, कांग्रेस दिलाएगी कानूनी मदद। शहर में मस्जिदों की सुरक्षा और लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस समुदाय के उलेमा और जिम्मेदारों का सम्मेलन मंगलवार को साकी नाका में हुआ है। इसमें कांग्रेस विधायक असलम शेख, अमीन पटेल, सांसद वर्षा गायकवाड़ भी शामिल हुई हैं। मस्जिदों में लाउडस्पीकरों की परेशानी को लेकर मुस्लिम समुदाय को मुंबई कांग्रेस का समर्थन मिला है। मौके पर तमाम उलेमा और नेताओं ने लोगों से बातचीत की। कांग्रेस नेता और विधायक असलम शेख ने कहा है कि महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं और कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमने तय किया है कि पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहिए। हमने कानून के तहत काम किया है, मुस्लिम कानून के खिलाफ काम नहीं करता। उन्होंने आगे कहा है कि कुछ आपसे कागज मांगते हैं, आगे से कोई दिक्कत आए तो हमने अपने वकील रखे, आपकी मदद करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण में भारी बारिश का अनुमान, जाने देश भर के मौसम का हाल। देश भर में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला बदला रहने वाला है। दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान है और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं दिन भर चल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है और शहर में रुक रुक कर हल्की बारिश होने की आसार है। तापमान सामान्य बना रहेगा और बादलों की ओट में सूरज छिपा रह सकता है। पूर्वोत्तर भारत में बादल जमकर बरसेंगे। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। वहीं दक्षिण भारत में भी मानसून सक्रिय है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में मौसम का रंग बदलेगा और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
बढ़ते अगली खबर क्या। विकल्प कंपोनेंट पर टैरिफ को लेकर भारत ने अपनाया कड़ा रुख, WTO को भेजा लेटर। भारत ने विकल्प कंपोनेंट पर अमेरिका के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ को लेकर अपना मत पेश किया है। भारत ने यह कदम स्टील एवं एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अधिकार सुरक्षित रखने के तुरंत बाद उठाया है। भारत की ओर से WTO को भेजे गए पत्र के अनुसार अमेरिका ने 26 मार्च 2025 को पैसेंजर्स व्हीकल्स और हल्के वजन के ट्रक के इंपोर्ट पर और भारत में बने व्हीकल कंपोनेंट के इंपोर्ट पर 25% की टैरिफ ग्रोथ के रूप में एक सुरक्षा उपाय अपनाया। व्हीकल कंपोनेंट पर यह उपाय 3 मई 2025 से और अनलिमिटेड पीरियड के लिए लागू होने की बात कही गई थी। इस पत्र के अनुसार भारत का मानना है कि यह उपाय अपने डिजाइन और प्रभाव में गैट यानी व्यापार और सीमा शुल्क संबंधी सामान्य समझौता 1994 और सुरक्षा उपायों पर समझौते के संदर्भ में एक सेफगार्ड उपाय है, क्योंकि इसका उद्देश्य अमेरिकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ते इंपोर्ट से बचाना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की आतंकवाद पर हुई चर्चा। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य आप सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा है कि कुछ लोगों ने हमसे सबूत मांगे। हमने उन्हें बताया है कि कैसे हमारे पड़ोसी देश के एक कंपनी ने सैटेलाइट तस्वीरें के लिए एक अमेरिकी कंपनी से संपर्क किया और कैसे उनके नेता प्रमुख ने धर्म को हवाला दिया। हम यह संदेश देने में सफल रहे कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है और परमाणु शक्ति होने के बावजूद उसकी नीति परमाणु का पहले इस्तेमाल न करने की है। पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार सीमा पार आतंकवाद के कारण मुश्किलों में घिरा हुआ है। I think this global outreach program initiated by Government of India was indeed a path-breaking step. We went to Qatar, South Africa, Ethiopia, and finally Egypt. All these countries are very, very significant from Indian point of view. Qatar in the Middle East, South Africa as partner in BRICS and part of the South-South cooperation, Ethiopia as the headquarters of African Union, and Egypt, of course, as a gateway to Africa of the League of the Arab States headquarters, and historic relations between India and Egypt right from the Nehru-Nasser partnership and non-aligned movement. I think overall we have been able to drive the message home to the leaders, because we, I think, met foreign ministers of all the countries, Deputy Prime Minister in Ethiopia, opinion makers, think tanks, and we have been able to drive the message home that India is a peace-loving nation. No first use policy of the nuclear, despite being nuclear power. But over last couple of years, India has been driven to against the wall by continuous cross-border terrorism. Even if you see 9/11, the footprints were found in our neighboring country. 26/11, Chhati Singhpura massacre, and now Pulwama, and then now Pahalgam. So we have zero tolerance now, where our own state, Kashmir, has been progressing in the last, at least since 2019. Government have infused almost 10,000 crore in the infrastructure. The economy had started progressing. The local population, Kashmiris, the tourism was increasing. Last year, about 10 crore tourists visited Kashmir. Maybe this thing has not gone well with our neighboring country, and they have resorted to this barbaric kind of attack. Also, we have been able to clarify the position, India's position on
Palestine, Hamas, because India have supported a two-nation theory from the beginning. India have given aid of about $40 million. Still, we are on humanitarian grounds, we are supporting. And at any platform, we are condemning what is happening in Palestine, in Hamas, because India says war is not a solution, and we are hopeful that a peaceful solution will be found, because some countries were concerned with India's stand, but we had clarified to them. And together with this, there were many, some people asked the evidence, so we had told how a company from our neighboring country went to US, approached US company for satellite images, how their army chief had invoked religion, and across all the countries, especially Qatar and Ethiopia, and today in Cairo, Egypt, when we met the foreign minister, when we met the League of the Arab States, the Deputy Prime Minister in Ethiopia, each one of them said that the terrorists have no religion. And all of them agreed that to give this terrorist activity or cross-border terrorism a color of religion is highly condemnable. And they all said we have nothing to do with this. Is not even on the table, because some efforts are being made on the social media to give it a religious color. We clarified that Muslim brothers, like all minorities, India has second largest population of Muslims, and they all live peacefully. And anyhow, this is not even anything to be referred about. The facts speak about themselves. Yesterday we had interacted with our Bohra community here. So I think the message of peace and India being a peace lover and India being forced to attack, that also through conventional warfare, we explained we never targeted any civilians across border. We never wanted to escalate it. It was a non-escalatory, very targeted, response. And also India is always doing this as a measure of self-defense to protect our civilians from any kind of terrorist thing. And we sought the support of these countries, a moral support, a support for the truth. And they all assured that they stand by India on penning this down, on tackling this cross-border terrorism. Do you think that this outrage will pressurize Pakistan to? I think so. When a public opinion is made, because we have met think tanks also, the Middle East Council for Global Affairs, we had met in Qatar, South Africa, and now in Cairo yesterday we went. So it is very Council on Foreign Affairs. So they are the opinion makers. I'm sure the political leadership and other things, some pressure will come on Pakistan, and also good sense will prevail, because now everybody have understood that it is not of today. It is since independence, since 1947, within I think 1.5 months the Kabilas had attacked, because Kashmir chose themselves, as all the states of India had the choice. So accession of Kashmir was agreed in writing by Maharaja Hari Singh, and it was Pakistan who invaded through Kabilas, and then the whole thing came. But anyhow, it was not honored. They agreed to withdraw from POK. They did not withdraw. So therefore, I think there will be tremendous political pressure on the Pakistan, because in today's world, nobody wants at least terror, because each country is suffering from this malign in one form or other. Egypt is suffering from Sinai region. So Morocco is suffering. Ethiopia was suffering. So each country is suffering from this kind of terrorism, and which is using technological advances, which is using a lot of
funding and all those activities interrelated. And African Union have passed a resolution, have a proper bill for anti this cross-border terrorism. बढ़ती अगली खबर की ओर। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को कुचलने की तैयारी, कई आंदोलनकारी हुए अंडरग्राउंड। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन को बढ़ता देख ओली सरकार एक्शन में आ गई है और इन आंदोलनों को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी है। देश भर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करने की तैयारी है। गिरफ्तारी के डर से नेता, आंदोलन में शामिल कई नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं। आंदोलन में शामिल 61 लोगों पर सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है। नेपाल की सड़कों पर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उठती आवाज अब सरकार को बर्दाश्त नहीं है। बीते 5 दिनों की जारी इस आंदोलन के तेज होने के से सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा हो गई। अब नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की तैयारी कर ली। नेपाल में हिंदू राष्ट्र 2008 में खत्म किया गया था। 2006 में देश में राजशाही खत्म होने के बाद 2008 में नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। देश ने 2015 में एक नया संविधान अपनाया और सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच